हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने पढ़ा था किस प्रकार पराग कोश के अंदर पराग कोश की संरचना किस प्रकार निर्मित होती है। उसकी सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती है, जो कि समसूत्री विभाजन के द्वारा बनी होती है। उसमें चतुष्कोणों का निर्माण होता है। चतुष्कोण के बाद टेपिटम सेल से घिरी हुई कोशिकाएँ जो हैं वो पराग कोष्ठ का निर्माण करती हैं। इस पराग कोष्ठ की कोशिकाएं पहले द्विगुणित होती है, बाद में इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती हैं जो कि अगुणित होती है, यानी N अनुवांशिक पदार्थ वाली होती है। इस प्रकार अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बनी हुई जो पहली कोशिका होती है, ये लघुबीजाणु नर युग्मकोट की प्रथम कोशिका होती है। जब इस कोशिका के चारों ओर भित्ति बन जाती है, यानी लघु बीजाणु के चारों ओर भित्ति बन जाती है, तब इसे परागकण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं, एक कोशिका के चारों ओर भित्ति बन गई है, तब यह परागकण कहलाता है। अब अगर हम एक परागकण की संरचना देखें तो प्रारंभ में इसमें 2 भित्ति, बाह्य भित्ति बाह्यचोल या एक्जाइन कहलाती है, और अंदर की भित्ति अंतःचोल या इंटाइन कहलाती है। इसके अंदर जीव द्रव्य भरा होता है, जो परागकण का साइटोप्लाज्म होता है, और केवल एक केंद्रक होता है। इस केंद्रक में अभिविभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप ये 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है। तब इसका जो एक केंद्रक होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और एक केंद्रक जो है वो छोटा होता है। बड़े केंद्रक के चारों ओर इस प्रकार यहाँ पर एक भित्ति सी बन जाती है, जो जहाँ पर बड़ा केंद्रक है वहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है वो थिन होता है, पतला होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। बड़ी एरिया को, परागकण के बड़े अंदर का जो साइटोप्लाज्म है बड़े वाले एरिया को घेरा रहता है, तब इसे सोमेटिक या कायिक कोशिका कहा जाता है, और इसका केंद्रक जो है वो कायिक केंद्रक कहलाता है। और जो नीचे का जो भाग है, नीचे का जो केंद्रक होता है वो छोटा होता है, और इसको घेरा हुआ भाग जो है वो परागकण का लगभग 3/4 भाग होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो थिक होता है, गाढ़ा होता है, तब इसे जनन केंद्रक कहते हैं। जनन केंद्रक इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए यही केंद्रक जो है वो बीजांड के अंडक से मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बाह्य भित्ति होती है, इसमें एक प्रकार का पदार्थ स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। याद रखना, स्पोरोपोलेनिन, बोर्ड में नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस स्पोरोपोलेनिन की ये खासियत होती है कि इस पर किसी भी प्रकार का रसायन का या पीएच मान का, चाहे वो अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो, किसी का भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इसको किसी भी एंजाइम के द्वारा इस स्पोरोपोलेनिन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसका निम्नीकरण नहीं किया जा सकता। मतलब ये निम्नीकरण प्रतिरोधक होता है, और ये जो है वो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री कहलाता है। इसीलिए इसे फूड सब्स्टिट्यूट के रूप में भी परागकणों को लिया जाता है अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब परागकण इस स्पोरोपोलेनिन के कारण एक जीवाश्म की तरह बन जाता है, जो कि बहुत अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं। और इस बाह्यचोल के स्पोरोपोलेनिन में कहीं पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता। तब जिस स्थान पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता वहाँ पर पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को जनन छिद्र कहते हैं। इस जनन छिद्र से ही जो अंतःभित्ति है वह नलिका के रूप में बाहर निकलती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। अब अगर हम अंतःभित्ति या इंटाइन की बात करें तो ये सेल्यूलोज और पेंटिन की बनी होती है, और काफ़ी पतली भित्ति होती है, और जनन नलिका जो है वो इसी भित्ति के आगे बढ़ने से बनता है। पराग और स्पोर्स के अध्ययन को पराग अणु विज्ञान कहा जाता है। अनेक कीट परागित फूलों में पॉलेन कीट का आवरण पाया जाता है। विभिन्न जातियों के परागकणों के आकार, अमाप, बाह्यचोल और अलंकरण में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। ये भिन्नता वर्गीय महत्व का है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के परागकण हमको दिखाई दे रहे हैं, है ना। कुछ परागकणों का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी परिदृश्य उपकरण है। परागकण एक्चुअल में चाहे किसी भी आकार प्रकार के हो, तो ये जो है वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, धूल के कण के समान होते हैं। आप लोग फूलों में एंथर में जो पीला पीला रहता है उसके टच करके देखना, वो बिल्कुल फाइन चिकना पाउडर जैसे रहता है। बहुत ही इसका सूक्ष्म इसकी संरचना होती
अगर हम परागकण के व्यास की बात करें तो यह लगभग 25 to 50 माइक्रोमीटर का होता है, मतलब कितना छोटा होता है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है लघु युग्मक जनन यानी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अभी हमने देखा कि किस प्रकार माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरोफाइट्स का निर्माण होता है, यानी युग्मकोद्भिद परागकण से पूर्ण विकसित एक नर युग्मकोद्भिद के बनने तक की सभी प्रक्रिया को लघु युग्मक जनन कहते हैं। लघु बीजाणु या परागकण का केंद्रक या तो परागकोश में ही या फिर पराग कण के वर्तिकाग्र में पहुंचने से पहले दो भागों में विभाजित होता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि ये दो केंद्रकों में सबसे पहले एक केंद्रक होता है जो कि डिवाइड होकर दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। बड़ा केंद्रक जो है वो कायिक कोशिका कहलाता है, बड़ा भाग में होता है, और छोटा केंद्रक जो है वो जनन कोशिका या जनन केंद्रक कहलाता है। ये जो है वो या तो परागकोश के स्फुटन से पहले यानी परागकण के वर्तिकाग्र में पहुंचने से पहले दो भागों में बढ़ जाता है फिर से, या फिर वर्तिकाग्र में पहुंचने पर ये होता है। अब यहाँ पर ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो केंद्रक बने हैं। अब यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिका में या कायिक केंद्रक में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता, लेकिन जो जनन कोशिका है या जनन केंद्रक है, इसमें अब समसूत्री विभाजन के द्वारा ये पुनः दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है। तब ये दोनों जो केंद्रक होते हैं वो पराग नलिका के माध्यम से वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचते हैं और रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। इस प्रकार एक परिपक्व परागकण में 3 केंद्रक होते हैं, एक कायिक केंद्रक और 2 जो है वो जनन केंद्रक। परागजनित एलर्जी के बारे में अगर हम बात करते हैं, एलर्जी कॉज्ड बाय पोलन ग्रेन्स। पौधों की अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसन अवरोध या श्वसन संवेदना पैदा कर देता है। आप लोगों ने सुना होगा कि फूल को सूंघने से कई लोगों को छींक आने लग जाती है और दमा वगैरह होने लगता है, अटैक आ जाता है ना। तो परागकण से कई प्रकार के परागकण जो होते हैं वो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। घास में दूब घास, डाइकेंथियस, एनुलेटस, खरपतवार में रैगवीड, पार्थेनियम यानी गाजर घास, ये सभी एलर्जी पैदा करने वाले परागकण उत्पन्न करते हैं। वृक्ष की बात करें तो इसमें देवदार के परागकण जो हैं वो प्रमुख एलर्जी कारक होते हैं। ये परागकण नाक के द्वारा श्वसन मार्ग में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर म्यूकस झिल्ली पर जमा हो जाते हैं, तब ये एलर्जी यानी श्वसन शोथ उत्पन्न करते हैं। पार्थेनियम भारतवर्ष में अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ आया था। ये घास की एक किस्म है और ये स्पीसीज भारतवर्ष में इतनी तेज़ी से फैला कि इसको हटाना अब एक गंभीर चुनौती बन चुका है। दूसरी बात है परागकण आहार। परागकण आहार की अगर हम बात करें तो परागकण जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और इसलिए इसको स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री के रूप में, टेबलेट्स के रूप में, दवाइयों के रूप में लिया जाता है। खासकर जो एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, वो अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए परागकणों का सेवन करते हैं। और हमने पहले ही पढ़ चुका है कि जो बाह्य चोल होता है, एग्जाइन होता है, इसमें स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ होता है जो कि प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको संपूरक आहार के रूप में लिया जाता है। परागकण में प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, विशेषकर विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। परागकणों के टैबलेट्स और सिरप मनुष्य तथा घरेलू जानवरों के उपयोग के लिए भी बाजार में अभी आने लग गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये खिलाड़ियों और धावक घोड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है परागकणों की जीवन क्षमता और उनका भंडारण। किसी भी परागकण की जीवन क्षमता कितना होता है? एक्चुअली परागकण पुंकेसर के अंदर बनता है और उसके बाद जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो पुंकेसरों का स्फुटन होता है, परागकोश का स्फुटन होता है। और अगर ये पर परागन हो रहा है तो हवा, पानी, जीव जंतु, पक्षी के द्वारा यह दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका तक पहुंचता है। तो इसमें बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाते हैं और काफ़ी समय भी लग सकता है। इस वजह से जिनमें पर परागन की क्रिया होती है उनके परागकणों की जीवन क्षमता कुछ ज़्यादा समय तक होती है। अभी हम स्टडी करेंगे कुछ पौधों के परागकणों की जीवन क्षमता के बारे में। जिनमें स्वपरागन होता है उनकी लाइफ टाइम जो है वो कम होता है। तो पर परागन करने वाले पौधों में ये वर्तिका तक पहुंचते हैं और वहाँ से फिर
पोलन ट्यूब का निर्माण होता है और इसके जो नर केंद्रक हैं वो भ्रूण पोष तक पहुंचती है, इसलिए इनमें टाइम ज़्यादा रहता है। तो पराग जीवन क्षमता बहुत हद तक उपस्थित तापमान और आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। जैसे धान, गेहूँ, मोथा है, इनके परागकण अल्पजीवी होते हैं और अपनी जीवन क्षमता लगभग 30 मिनट के अंदर ही ये खो देते हैं। सूर्यमुखी कुल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता 3 घंटे के अंदर खो देते हैं। कुछ कुल जैसे सोलेनेसी, रूटेसी, ब्रेसिकेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी आदि के पौधों के परागकणों की क्षमता जो है वो 1 से 3 महीने तक होती है। कुछ पौधों के परागकण इससे भी ज़्यादा दीर्घजीवी होते हैं और लगभग 6 महीने इससे अधिक समय तक अपनी जीवन क्षमता को बनाए रखते हैं। और जिस प्रकार मानव के कृत्रिम गर्भाधान के लिए या जीवों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए शुक्राणुओं का संरक्षण शुक्राणु बैंक में किया जाता है, उसी प्रकार पौधों के पराग कणों को भी पराग बैंकों में सुरक्षित करके या संरक्षित करके रखा जा सकता है, जो कि क्रॉप ब्रीडिंग कार्यक्रम में बहुत सहायक होता है। इसे -96 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव नाइट्रोजन में भंडारित करके पराग बैंकों में रखा जाता है।